दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी स्टॉक चैनल में। आज मैं आपके लिए एक सस्पेंस और एक्शन से बनी एक मास्टरपीस मूवी लेकर आया हूँ। इस मूवी में आप देखेंगे कि कैसे एक आदमी अपने भाई को मारने वाले कातिलों की दिन रात की नींद हराम कर देता है। अपने भाई के कातिलों को मारने के लिए वो इंसान से राक्षस बन जाता है और उसे जिस किसी पर भी शक होता है वो उसे ही बड़ी बुरी मौत देता है। उसके इस आतंक को देखते हुए पुलिस भी उससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझती है। सो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम वसीम और विक्टर था। उनमें से विक्टर अंधा है। भगवान ने उसे आंखें तो नहीं दी पर सूंघने की ताकत भरपूर दी है जिससे ये किसी भी चीज की गंध से उसे याद रख सकता है। ये एक परफ्यूम एक्सपर्ट भी है। एक दिन ये दोनों बॉक्सिंग के मैच के बाद अपने घर जा रहे थे, तभी वसीम के पास उसके भाई तारिक का फोन आता है। फिर उसका भाई उसे डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन वसीम उसे मना कर देता है और विक्टर को बताता है कि कुछ लोग उसकी कंपनी से इल्लीगल काम करना चाहते हैं, लेकिन उस कंपनी में मेरे भी शेयर हैं और मैं अपनी कंपनी का गलत इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। तभी कुछ लोग वहां पर आते हैं और वसीम को मार देते हैं। वो चाहते तो विक्टर को भी मार सकते थे, लेकिन विक्टर के अंधे होने की वजह से उसे छोड़ देते हैं। पुलिस के वहां आने पर विक्टर उन्हें बताता है कि वो जो भी था वो डिफेंडर कार में आया था। उसने एक स्पेशल टाइप का परफ्यूम भी लगाया हुआ था। अगर वो दोबारा मेरे पास आया तो मैं उसे पहचान लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विक्टर वसीम के घर में उसकी शोक सभा में बैठा हुआ था। तभी वहां पर रसल नाम का एक गुंडा आता है। उसके वहां आते ही विक्टर उसको उसकी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस से पहचान लेता है और बाहर खड़ी डिफेंडर कार से ये भी बात पक्की हो जाती है कि यही है वसीम का कातिल। फिर विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड ईशा को फोन करके जल्दी से मिलने के लिए कहता है, पर तभी रसल को उस पर शक हो जाता है और वो विक्टर को किडनैप करके अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाता है। वो विक्टर से कहता है कि तेरे दोस्त को मारने की सुपारी तो उसके भाई तारिक ने ही दी थी। मैं चाहता तो तुझे भी मार देता, पर तुझे अंधा समझ के मैंने जाने दिया। अब तू हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसलिए अब तुझे मारना ही सही होगा। ये बात बोलकर रसल विक्टर को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में धक्का दे देता है, जिसमें कुछ एसिड उसके हाथ में भी गिर जाता है और उसका हाथ जल जाता है, लेकिन विक्टर मारा जाता है। नेक्स्ट सीन की शुरुआत टोनी से होती है। ये रसल का फादर है। ये एक चालाक और खूंखार दरिंदा है। फिर टोनी रसल से कहता है कि विक्टर एक डॉन का भाई था। अब जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन देवराज विक्टर की बॉडी को कहीं दूर फेंक दो, वरना पुलिस उसे सूंघती हुई हमारे पास आ जाएगी। टोनी के कहने पर देवराज विक्टर की बॉडी को नदी में फेंक देता है और नदी से बहते हुए बॉडी एक किसान के खेत में जा पहुंचती है। फिर वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। उसकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, लेकिन जब ईशा विक्टर की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आती है तो उसकी उम्र और अंधे होने की बात पुलिस को बताती है। फिर पुलिस को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कंफर्म हो जाता है कि ये बॉडी विक्टर की ही है। इस बात की खबर विक्टर के बड़े भाई जॉर्ज को भी दे दी जाती है। जॉर्ज एक बड़ा सोने का तस्कर है और बहुत बड़ा डॉन भी है। विक्टर के अलावा उसकी एक बहन भी है जिसका नाम नैन्सी है और उनका एक सौतेला भाई मार्को भी है जिसे उसके पिता ने गोद ले लिया था। विक्टर और जॉर्ज मार्को को कभी भी अपना सौतेला भाई नहीं समझते थे और मार्को भी उन्हें अपने भाई से ज्यादा प्यार करता था। जॉर्ज का आदमी जब उसे पूछता है कि क्या हमें मार्को को भी बुलाना चाहिए, तो जॉर्ज उसे बताता है कि विक्टर को मुझसे ज्यादा अगर कोई प्यार करता था तो वो है मार्को। उसके गुस्से की वजह से ही तो मैंने उसे इटली भेजा था, पर आज जब वो अपने भाई की ऐसी हालत देखेगा तो पता नहीं वो क्या करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जॉर्ज अपने भाई के फ्यूनरल पर स्पीच दे रहा था। तभी वहां पर मार्को आ जाता है और अपने भाई की बॉडी को देखकर चर्च में बैठे सभी लोगों से कहता है कि जिस किसी ने भी मेरे भाई को इतनी बेदर्दी से मारा है, याद रखना मैं जब तक उसको नहीं मार देता शांति से नहीं बैठूंगा और अपने भाई के कातिल की बोटी बोटी काट के कुत्तों को खिला दूंगा। ये धमकी सुनकर चर्च में बैठे हर एक आदमी की आत्मा कांप जाती है। फिर विक्टर के फ्यूनरल के बाद जॉर्ज मार्को के पास आता है और कहता है, क्या विक्टर केवल तेरा भाई था? तुझसे ज्यादा गुस्सा मुझे आ रहा है। वो जो कोई भी था मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। फिर फ्यूनरल के बाद टोनी दूसरी गैंग के खिलाफ जॉर्ज के कान भरने लगता है ताकि सभी गैंग्स के खत्म होने के बाद वो जॉर्ज को मारकर अकेले इस सोने के धंधे पर राज कर सके। फिर टोनी रसल को बताता है कि जॉर्ज को तो मैं अपनी बातों में फंसा लूंगा, लेकिन अगर मार्को को किसी पर भी जरा सा भी शक हुआ तो वो बिना सोचे उसे मार देगा। मार्को इस घर का वो पालतू कुत्ता है जो किसी भी घर वाले पर हाथ उठाने वाले को मारकर उसकी आंतड़ियां निकाल देगा। फिर टोनी जॉर्ज से कहकर मार्को की हेल्प के लिए अपने आदमियों को उसके साथ लगा देता है ताकि
ताकि मार्को को ये लोग कभी भी असली कातिल तक ना पहुंचने दें। मार्को को पहला शक अपने दुश्मन जेम्स पर होता है, इसलिए वो अपने दुश्मन जेम्स के अड्डे पर पहुंच जाता है। ये बात टोनी और रसल भी जानते थे, इसलिए रसल ने जेम्स से पहले ही डील कर ली थी कि मार्को के यहाँ आने पर जेम्स उसे विक्टर के सही कातिलों की जानकारी नहीं देगा, बल्कि उसे किसी नॉर्थ इंडियन का गलत हुलिया बताएगा, ताकि मार्को कभी भी सही कातिल तक ना पहुंच सके। फिर मार्को के वहां पहुंचते ही जेम्स कहता है, अगर तू मुझसे कुछ भी जानना चाहता है तो पहले तुझे मुझे बॉक्सिंग में हराना होगा। फिर जब मार्को उसे बॉक्सिंग में हरा देता है तो विक्टर के कातिलों के बारे में पूछता है। फिर जेम्स उसे गलत हुलिया बताकर भटका देता है। दूसरी तरफ टोनी ने एक अलग ही प्लान बना रखा था। टोनी का प्लान था कि पोर्ट से आ रहे थोड़े से सोने को कस्टम ऑफिसर्स के हाथ पकड़वा देगा और पूरे ग्रुप में ये खबर फैला देगा कि सारा सोना पकड़ा गया और बाकी बचा हुआ सोना उसका हो जाएगा। फिर देवराज कस्टम ऑफिसर्स को सोने की खबर देता है और ये खबर फैला देता है कि सारा सोना पकड़ा गया। इस बात की खबर जैसे ही जॉर्ज को मिलती है, उसे समझ में आ जाता है कि उसकी गैंग का ही कोई गद्दार है। इस बात का पता चलते ही जॉर्ज पूरे गैंग को धमकी दे देता है कि जिस किसी ने भी ये बात लीक की है उसका पता तो मैं जल्द ही लगा लूंगा, क्योंकि कस्टम में मेरे भी कई आदमी हैं। फिर जैसे ही मुझे उसका पता चलेगा मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। इस धमकी से देवराज डर जाता है और जॉर्ज के गाड़ी में बैठते ही उसे चाकू मार देता है। फिर उसको मरा हुआ समझकर देवराज वहां से भाग जाता है, लेकिन जॉर्ज बच जाता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। फिर मार्को के वहां आने पर टोनी के दिमाग में एक और खुराफाती प्लान आता है। फिर टोनी मार्को को बताता है कि जॉर्ज को चाकू मारने वाला देवराज है और उसी ने हमारे सोने की खबर कस्टम ऑफिसर्स को भी दी थी। वो ही हमारे ग्रुप का गद्दार है, क्या पता उसी ने ही तुम्हारे भाई विक्टर को भी मारा हो। दरअसल टोनी का प्लान था कि जब मार्को गुस्से में आकर देवराज को मारने जाएगा तो रसल और उसके गुंडे उसे जंगल में ले जाकर मार देंगे और यहाँ पर वो जॉर्ज को खत्म कर देगा, जिससे पूरी गैंग का मालिक वो बन जाएगा। फिर जब मार्को और रसल देवराज के अड्डे पर जाने के लिए निकलते हैं तो पीछे से जॉर्ज को होश आ जाता है और उसे एक वीडियो भी मिलती है। ये वीडियो मूवी ज्ञान वाले यूट्यूबर ने उसके पास भेजा था। ये वीडियो एक कंपनी का था। ये वही कंपनी थी जिसमें विक्टर को मारा गया था। इस वीडियो में जॉर्ज देखता है कि विक्टर को कुछ लोग किडनैप करके कंपनी के अंदर ले जा रहे थे। वीडियो में रसल और देवराज को देखकर जॉर्ज समझ जाता है कि विक्टर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि रसल ही है। फिर जैसे ही जॉर्ज को ये बात पता चलती है उसे तुरंत ही समझ में आ जाता है कि मार्को की जान खतरे में है, इसलिए जॉर्ज तुरंत ही मार्को को फोन मिलाकर उसे बताता है कि विक्टर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रसल है। सबूत के तौर पर उसके हाथ पर जलने के निशान भी होंगे, यानी बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये बात रसल को भी पता चल गई थी कि अब उसका भांडा फूट चुका है, इसलिए वो मार्को और उसके दोस्त अरफान को किडनैप करके जंगल में ले आता है और मार्को को कहता है, बहुत हो गया तेरा खेल। हाँ, मैंने ही तेरे भाई को एसिड में डुबो कर मारा था और तू उसे बचा नहीं पाया। फिर अब क्यों तू हीरो बना घूम रहा है? जब से आया है विक्टर के कातिल को मारूंगा, विक्टर के कातिल को मारूंगा। अब मार विक्टर के कातिल को, ले तेरे सामने खड़ा है। लेकिन अब तू विक्टर के कातिल को नहीं मारेगा बल्कि मुझसे अपनी जान की भीख मांगेगा। फिर जब वो देखता है कि मार्को की आंखों में जरा सा भी डर नहीं है तो रसल मार्को के दोस्त अरफान का हाथ काट देता है ताकि उसको दर्द में देखकर मार्को डर जाए। लेकिन मार्को तो फिर भी नहीं डरता। फिर रसल दोनों को खत्म करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद मार्को का डीमोन मोड ऑन हो जाता है और वो अपने मुंह और दांतों का यूज करके कई गुंडों को मार देता है। मार्को जैसे ही रसल का गला काटने जाता है तो रसल उसे कहता है, इतनी जल्दी क्या है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अपने भाई के बेटे और खानदान के वारिस से मिलना नहीं चाहोगे? फिर टोनी मार्को को फोन करके बताता है कि तेरे भाई की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और बॉलीवुड की फिल्मों के गुंडों की तरह हमने भी उसे किडनैप कर लिया है। अब तू अच्छे बच्चों की तरह अपनी वसीयत के डॉक्यूमेंट्स और जितना भी सोना घर में पड़ा है सारा का सारा हमें दे दे, वरना ना ही तेरे भाई की गर्लफ्रेंड और ना ही उसका बच्चा बचेगा। लेकिन मार्को का तो कुछ और ही प्लान था। फिर मार्को देवराज के अड्डे का पता लगा लेता है। उस समय देवराज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रहा था। फिर मार्को उसे किडनैप करके शिप कंटेनर के अंदर ले जाता है और बताता है कि इस कंटेनर में एक बॉम्ब लगा है और अगले 1 घंटे में अगर तूने मुझे टोनी का पता नहीं बताया तो तू इस कंटेनर के साथ साथ ब्लास्ट हो जाएगा। अब सोच समझकर मुझे फोन कर देना। ये कहकर मार्को वहां से निकल जाता है। फिर थोड़ी ही देर में देवराज को ये समझ में आ जाता है कि अब अगर उसे बचना है तो उसे मार्को को बताना ही पड़ेगा। फिर देवराज मार्को को फोन करके टोनी के अड्डे के बारे में बता देता है और खुद को वहां से निकालने के लिए कहता है। लेकिन मार्को उसे अपने भाई जॉर्ज को चाकू मारने के लिए बॉम्ब से उड़ा देता है। फिर मार्को अरफान के साथ टोनी के उस अड्डे पर पहुंच जाता है
जहाँ टोनी लड़कियों के साथ रंग रलियां मनाता है। फिर मार्को और अरफान को देखते ही टोनी उन दोनों से कहता है कि ये मेरी डील करने की जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं अपनी रंग रलियां मनाता हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लड़के भी पसंद है, क्योंकि मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। फिर ऐसा बोलकर जैसे ही टोनी अशरफ पर अपना हाथ रखता है, मार्को उसका हाथ ही काट देता है और रसल से डील करता है कि दोनों मिलने के लिए एक जगह डिसाइड करते हैं। डील के अनुसार मार्को रसल को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देगा और बदले में रसल उसे विक्टर की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड लौटा देगा। फिर पहले रसल मार्को से प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और गोल्ड का बैग लेता है, पर जैसे ही वो उसे खोलकर देखता है, उसमें उसके बाप का कटा हुआ हाथ था। फिर मार्को उसे कहता है कि अगर अपने बाप को जिंदा देखना चाहता है तो पहले ईशा को मेरे हवाले कर। जैसे ही ईशा मेरे पास आएगी, तुझे तेरे बाप की लोकेशन मिल जाएगी। फिर रसल अपने बाप को बचाने के खातिर ईशा को लौटा देता है और फिर उसे लोकेशन भी मिल जाती है। ये लोकेशन उसी फैक्ट्री की थी जहां रसल ने मार्को के भाई विक्टर को मारा था। फिर जैसे ही रसल मेन गेट के अंदर जाने लगता है, उसका फादर टोनी उसे सिर हिलाकर मना करने लगता है। फिर ऊपर देखने पर उसे पता चलता है कि जैसे ही वो गेट खोलेगा, टोनी के सिर के ऊपर एसिड गिर जाएगा और टोनी मारा जाएगा। फिर जब रसल खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करता है तो देखता है कि मार्को ने उसके फादर को मारने के लिए कुर्सी के नीचे एक बॉम्ब लगा रखा है, यानी अगर टोनी कुर्सी से हटेगा तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, जिसमें रसल के साथ साथ उसके गुंडे भी मारे जाएंगे। और अगर टोनी कुर्सी से नहीं हटा तो वैसे भी टाइम के खत्म होने पर वो मारा जाएगा। इसलिए रसल फैक्ट्री से बाहर आ जाता है और टाइमर पूरा होते ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट में टोनी मारा जाता है। फिर टोनी के मरने की खबर मिलते ही उसका गोद लिया हुआ बेटा, जिसका नाम साइरस था, विदेश से इंडिया वापस आ जाता है। ये एक दरिंदा है जो विदेश में टोनी का बिजनेस संभालता था। बिजनेस के अलावा ये जानवरों का कसाई भी है। जानवरों के साथ कभी कभी ये इंसानों को भी काट देता है और दया तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। फिर साइरस रसल से पूछता है कि कौन है वो जिसने हमारे बाप को मारा है, और फिर वो उसकी फैमिली के बारे में भी पूछता है। रसल बताता है कि उसका नाम मार्को है। उसकी फैमिली में उसका बड़ा भाई, उसके भाई की पत्नी और बहन और फैमिली वालों के कुछ बच्चे भी हैं। उसने ये सब अपने भाई की गर्लफ्रेंड और उसके बच्चे को बचाने के लिए किया है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं ईशा को प्रेगनेंसी पेन शुरू हो जाता है। जॉर्ज की पत्नी उसे ईशा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, लेकिन जॉर्ज मना कर देता है और कहता है कि बाहर बहुत खतरा है, हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, मैं घर पर ही डॉक्टर को बुला लूंगा, उसकी डिलीवरी घर में ही हो जाएगी। मेरी माँ ने मुझे और विक्टर को भी घर पर ही पैदा किया था। मार्को भी अपने भाई जॉर्ज की बात पर हाँ कह देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि खतरा उसके घर तक पहुँच जाएगा। तभी कोई उनके घर की लाइट काट देता है। फिर जैसे ही ये बात जॉर्ज का नौकर उसे बताता है तो उसे पता चल जाता है कि कोई उन पर हमला करने के लिए आया है। फिर जॉर्ज मार्को को कहता है कि ईशा की डिलीवरी ऊपर वाले कमरे में करवाओ, घर के बच्चों और औरतों को दूसरे रूम में भेज दो, यहाँ जितने भी लोग आएंगे उनको मैं संभाल लूंगा। तभी घर का गेट खोलने के लिए साइरस बॉम्ब फेंककर गेट को ही उड़ा देता है और अपने गुंडों के साथ घर के अंदर घुस जाता है। जॉर्ज भी कई गुंडों को मार देता है। तभी कुछ गुंडे ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन मार्को उन्हें ठिकाने लगा देता है। तभी थोड़ी देर बाद साइरस वहां आता है और जॉर्ज पर हावी होकर उसे घायल कर देता है और मार्को को भी गोलियों और चाकू से अधमरा कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रसल के हाथ बच्चे लग जाते हैं, जिनमें से कुछ को वो सिलेंडर के साथ सिर फोड़कर और कुछ को फांसी पर लटकाकर मार देता है। और साइरस भी जॉर्ज के सामने ही उसकी पत्नी का मुंह अपने हाथों से फाड़ देता है, जिसके कारण वो वहीं पर मर जाती है। तभी साइरस को ईशा के चिल्लाने की आवाज आती है और उसे ऊपर के कमरे का पता चल जाता है। फिर वहां पर जाते ही वो सबसे पहले डॉक्टर और नर्स को मारता है और ईशा के पेट से उसके बच्चे को अपने हाथों से बाहर खींच लेता है। फिर बच्चे के बाहर आते ही जैसे ही वो दर्द से चिल्लाती है, साइरस उसके मुंह में चाकू घोंप देता है और उसे भी मार देता है। फिर नीचे आकर वो मार्को को वो बच्चा दिखाता है और कहता है, तू इतनी जल्दी नहीं मर सकता, अभी तो तुझे और भी दर्द देखना है। मैं इसको लेकर जा रहा हूँ और इसको उसी फैक्ट्री में ले जाकर मारूंगा जहाँ पर तेरे भाई को मारा था, दम हो तो इसको आकर बचा लेना। अब साइरस और रसल ने एक ही रात में मार्को की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था, उसका भाई, भाभी, बहन और बच्चे सब। पिछली बार तो वो अपने भाई को नहीं बचा पाया था, लेकिन इस बार वो अपने भाई के बेटे यानी कि खानदान के आखिरी वारिस को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। फिर मार्को अपने घावों को सीलता है और बच्चे को बचाने के लिए फैक्ट्री में पहुंच जाता है। पहले तो वो वहां पर जाकर सभी गुंडों को मार गिराता है जिन्होंने उसके घर पर हमला किया था, और फिर वो रसल को मारता है
जिसने ये सब शुरू किया था। रसल को मारने के लिए मार्को उसकी छाती में अपना हाथ घुसो देता है और उसके धड़कते हुए दिल को बाहर खींच लाता है। इस दरिंदगी को देखकर साइरस भी डर जाता है और मार्को को धमकी देता है कि अगर तू आगे बढ़ेगा तो मैं बच्चे को एसिड में फेंक दूंगा। लेकिन मार्को गुस्से में आगे बढ़ता है और साइरस का गला धड़ से अलग कर देता है और उसको ही एसिड के अंदर फेंक देता है। इस तरह से मार्को ने अपने भाई के बेटे और खानदान के आखिरी वारिस को बचा लिया, लेकिन इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि और भी धमाकेदार वीडियोस आए तो आपको पता चल जाए। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।